हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो ये आप सभी के लिए हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आपके कल का जो एग्जाम है उससे पहले आपको इस वीडियो को डेफिनेटली कंप्लीटली देख के जाना चाहिए, ताकि आपके जो है ना 40/40 स्कोर करने से आपको कोई भी रोक ना सके। क्योंकि इस वाले मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली कि किस तरीके से जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, और जो है आपका किस तरीके से जो है आपको घुमाया जा सकता है आपके हिंदी जैसे एग्जाम में भी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो है ना आपसे दो तरीके के गद्यांश पूछे जाएंगे। उन दोनों का सिलेक्शन करना सबसे बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि आप जो है कोई भी एक सिलेक्ट करोगे उसके पांचों के पांचों आंसर आपको देने होंगे। इसलिए दोनों को पढ़कर आप देख लेना, जिसके आप जो है पांचों क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो आपको उसी में से किसी को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये तो सीबीएसई ने खुद ही अपनी ऑफिशियल साइट पे ही प्रोवाइड किया है। आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चों ने देखा भी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, जो ये वाला गद्यांश है ना, ये बाल श्रम पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह काम जो बच्चों और उसके बचपन, उसकी क्षमता, उसकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों और कानून भंग करने वाले को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कि कड़ाकों की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी जो इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है और जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में एक बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से उनके मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए। इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे फैलने से होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही दायित्व नहीं, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार के अभियान में हम पूरा साथ दें। अब इस तरीके से इन लोगों ने दिया। कई सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली पैसेज में मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी कुरीति, सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। ठीक है ना, लोगों की सोच पूछिए। यहाँ पर लोग ऐसा सोचते हैं कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में, ढाबों में, होटलों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये आपके पैसेज में नहीं दिया होता है। अब हम में से बहुत लोग जाते हैं होटल में जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं, बट स्टिल जो है ना, जो लोग हैं वो संवेदना शून्य हो चुके हैं। उनके अंदर संवेदना नाम की चीज ही नहीं रही। वो देखते के भी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका घ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी होंगे आपके एग्जाम में, जिसमें कि आपका खुद का दिमाग आपका लगेगा। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। सार्थक प्रयास इसलिए क्यों करने चाहिए क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। और ऐसे भी आप देखोगे तो एलिमिनेशन से आप जो है आराम से का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट है, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। बच्चों को बाल श्रम वहीं पे करते हैं जहां पे निर्धनता और भुखमरी जैसी समस्या होती है। ख ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान पहुंचता है। तो देश का तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बाल श्रम से देश से आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जाने लगता है। अब नेक्स्ट जो है जो पैराग्राफ है वो दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो इसको मैं पढ़ने में बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। अगर आप चाहें तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है दिया हुआ है कि महिलाओं की स्थिति जो है प्राचीन काल में सही थी, लेकिन मध्यकालीन में उनका स्तर जो है धीरे धीरे घटने लगा। आधुनिक युग में अभी जो महिलाएं काफ़ी चीज़ों पर कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उन्हें उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, उतना बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। और स्पेशली ग्रामीण के बारे में बात की गई है, जहाँ पर कि लोग उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। और फिर महिला सशक्तिकरण के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो और उसी को लेकर जो है आपका ये पूरा पैराग्राफ है। अब क्वेश्चन हम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस होती है।
क्यों महसूस की गई, ठीक है ना। गद्यांश के आधार पर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, बल्कि सरकारें भी बहुत सारे कानून बनाती है ताकि महिला सशक्तिकरण बढ़े। क्यों? क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, जिसकी वजह से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ग्रामीण वाले लोग हैं जो उन लोग ये सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो दूसरे दर्जे की नागरिक हैं, तो उनका जो है सोच में परिवर्तन तभी आ सकता है जबकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तो घ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आप लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज की किस सोच का परिणाम है। ये किस सोच का परिणाम है? बिल्कुल सकारात्मक सोच का परिणाम है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। महिला सशक्तिकरण से आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता ही तो आएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, दुर्बलता थोड़ी ना आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना है क्या? बिल्कुल नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ना आपके काव्यांश में से आएंगे 2 काव्यांश, मैं सेम वही कहूंगी, दोनों काव्यांश को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करोगे, वही सिलेक्ट करोगे जिसमें कि आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बहुत ही दर्द भरा काव्यांश है, जिसमें जो है जिनने भी लिखा है वो ये कहना चाह रहा है कि लकड़ियां तो तुमने इतनी काट दी हैं कि जो अगर हम इंसान मर भी जाएंगे ना तो जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं है एंड ऑल, ये सारी चीजें को लेकर जो है ये वाला काव्यांश है। अब देखिए क्वेश्चन जो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब असहाय इस दर्द से में असहाय दर्द का कारण क्या है? ये जो असहाय दर्द है उस वो दर्द किस लिए है? वनों का ना रहने, मतलब वन जो है धीरे धीरे कट रहे हैं, उस चीज का दर्द है जो है इस वाले काव्यांश में है। नेक्स्ट है, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही मतलब पेड़ों को काट कर भी लोग तृप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का घ वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने के कारण क्या है? क्यों? क्योंकि वन काटे जा रहे हैं, तो जब लोगों की मृत्यु भी होती है तो उस टाइम पे भी जलाने के लिए लकड़ियां सुलभ नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? क्योंकि पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो वन संरक्षण करने की प्रेरणा दी गई है। अब इसका जो सेकंड वाला है ना गाइस, वो ज़्यादा इजी है, जिसमें एक माँ और एक बेटी के प्रति प्यार को दिखाया गया कि किस तरीके से जो अपनी बेटी के बचपन में ही वो अपना बचपन ढूंढ रही है एंड ऑल, तो उसको लेकर ये वाला जो काव्यांश है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे दोनों में ऑप्शन मिले तो डेफिनेटली आई विल सिलेक्ट दिस। काव्यांश के आधार पर कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया है? तो अपने बचपन को उसने अपनी बिटिया के रूप में पुनः पाया है। नेक्स्ट है, कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? तो कवित्री जो है वर्षों से अपने बचपन को ढूंढ रही थी, ठीक है। आपका घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? तो वो जो है माँ को वो मिट्टी खिलाने लाई थी, तो उस टाइम पे मतलब कि वो कहती है कि मैं भी खा रही हूँ तुम भी खाओ, तो ठीक है ना, उसकी बेटी लेकर आती है, तो ये वाला ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? तो उसका जो अंग अंग पुलकित हो रहा था, उसकी भोली आंखों में उत्सुकता जो है बहुत ज़्यादा छलक रही थी, क्योंकि वो भी तो बच्ची है, उसको नहीं पता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माँ और बेटी के बीच में क्या संवाद हुआ? तो माँ और बेटी के बीच का संवाद आप देखोगे पूरी लाइन जो है उसी में दी हुई है, कहीं से ढूंढना नहीं है। ये सेंटेंस, माँ ने पूछा यह क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ काओ, ठीक है। तो ये जो संवाद है वो हमें सीधा सीधा उस काव्यांश में देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो आपका सेकेंड वाला आपका खंड होगा, उसके अंदर सारा का सारा ग्रामर आएगा, और ये सारा ग्रामर पोर्शन गाइस मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, और होपफुली आपने अगर वो वीडियो देखा होगा ग्रामर, सिंगल वीडियो में मैंने सारा ग्रामर कवर कराया हुआ है, तो आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। देखिए, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, इसमें आपका कौन सा वाक्य भेद है, मतलब किस टाइप का वाक्य है? तो जैसे ही आपका और, किंतु, परंतु, लेकिन, वेकिन जो उससे जुड़ा रहता है ना, तो आप तुरंत समझ लो कि ये किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैंने अपनी वीडियो में आपको ट्रिक भी बता रखा है, तो ट्रिक से हम आसानी से पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य का एग्जाम ना आप यही देखोगे उसमें कॉमा, मोस्टली तो कॉमा हमें देखने को मिलता है। जो झूठ बोलते हैं उन पे विश्वास मत करो, ये आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया, उसको आपको संयुक्त वाक्य में इसका रूपांतरण करना है, मतलब 2 सेंटेंस है उसको जोड़ना है, ठीक है। तो हमारा सिंपल क्या है, उसके बीच में और लगा दो, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी, इसमें उपवाक्य का कौन सा भेद यहाँ पर हमें दिख रहा है? तो जब मैंने वाक्य भेद कराया था उसी में मैंने आपको उपवाक्य भी बताया था। तो ये जो है ना आपका जो कल खरीदी थी, ये आपका विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? तो देखिए,
सरल वाक्य के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर और आ गया, तो इस तरीके ये तो हो नहीं सकता। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लग गए, ये भी आपका जो है सरल वाक्य नहीं हो सकता। ये जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, ये भी आपका नहीं है। तो ये आपका जो ग वाला ऑप्शन है ना, यही सरल वाक्य का उदाहरण है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो वाच्य के क्वेश्चन आएंगे इसमें लेकिन अच्छा आपका ये कि 5 में से 4 क्वेश्चन का करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वाच्य लिखिए, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। जैसे ही द्वारा आ जाए, मैंने आपको क्या कहा, तुरंत पकड़ लो कि ये किसका उदाहरण है, कर्म वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, आपका ये वाला हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, हालदार साहब ने पान खाया, उसको कर्मवाची में बदलना है। कर्मवाची में बदलना मतलब द्वारा वगैरह आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, अब जिस फॉर्म में है ना उसी फॉर्म में आप चेंज भी करोगे, जाता है या उस किसी और चीज़ में नहीं चेंज कर सकते। आपको पान खाया तो पान खाया गया, इस तरीके से होगा। तो आपका घ ऑप्शन है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, इसको भाववाची में बदलना है। भाववाची में क्या होता है, उड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इस टाइप से सेंटेंस आता है। पर उड़े, अगर उड़े हैं तो उड़ा नहीं गया, अगर और रहता पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ते तो उड़ा नहीं जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पर ख ऑप्शन होगा, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य छाटी। कौन सा जो है कृतवाच्य का एक वाक्य है। बाकी तो सारे के सारे मुझे ये द्वारा वगैरह जो दिख रहे हैं तो ये तो आपके कर्मवाच्य के हैं, लेकिन आपका जो ये है ना, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, ग वाला ये आपका कृतवाच्य का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है, भाववाच्य का कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखो, तो आओ वहाँ बैठा जाए। ठीक है ना, ये आपका भाववाच्य, ये भी आपका एक एग्जाम्पल रहता है। तो आपका ख वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपको जो है पद परिचय में से आ गया। अब हमें पद परिचय में से जो ढूंढने हैं, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। रेखांकित पद का परिचय मतलब दिल्ली का आपको पद परिचय देना है। अब दिल्ली से साफ संज्ञा तो है ही, लेकिन कौन सा संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब एक वचन है, पुल्लिंग है। अब बस हमें पता करना है कि कर्म कारक है या फिर अधिकरण कारक है। ठीक है ना, तो जब भी आपका ना कोई भी स्थान का नाम आ जाता है, पर आ जाता है, तो अधिकरण जो है ना वहाँ पर अधिकरण कारक यूज हो जाता है। 5th क्वेश्चन का आपका जो है ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह बालक बहुत मेधावी है। यह बालक जो है संज्ञा है, संज्ञा के और सर्वनाम एक साथ नहीं जुड़ सकते। इसका मतलब यह जरूर क्या है, विशेषण है, लेकिन किस टाइप का विशेषण है, एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना, और सार्वनामिक विशेषण आपका ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक वर्षा होने लगी। अचानक होना, धीरे धीरे होना, बड़ी जल्दी हो जाना, क्विकली हो जाना, तो यही आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाह, भारत मैच जीत गया। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये विस्मयादि सूचक अव्यय है। और यहाँ पर देखिए, विस्मयादि सूचक को 2 लेकर, अब शोक सूचक है या फिर प्रसन्नता सूचक। अब मैच जीतोगे तो शोक थोड़ी ना होगा, प्रसन्नता ही तो होगी। तो घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब ये जो तुमने है ना, ये आपका जरूर सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि तुमको हम मध्यम वाले में ही डालते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें से जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, साथ में एक वचन है, तुमने है, तो बहुत अच्छा कार्य किया। तो किया से पता चल रहा है कि एक ही वचन के बारे में बात हो रही है, और कर्ता कारक तो है ही। तो आपका क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है रस में से है। अब 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक और अजगर हई लखी, एक और मृगरा आए, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। आप खुद देख रहे होगे कि इसमें कितना ज्यादा डर वाली जो है भावना सामने जो है मतलब निकल के आ रही है। तो ये आपका कौन सा रस हो गया, भयानक रस हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है ना, मैंने आपने अगर रस का वीडियो देखा होगा, सबके स्थायी भाव भी मैंने आपको याद करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील भूलकर करतर युगल मलने लगे, संसार देखो अब शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वो उठो मतलब उठकर खड़े हो गए। तो मतलब यहाँ पर जो है सेंटेंस की जब मीनिंग आप निकालना चाहोगे, क्षोभ से मतलब कि यहाँ पर गुस्सा तो साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर तो गाइस स्थायी भाव होगा। लेकिन इस टाइप का अगर एक आध क्वेश्चन आता है ना, तो 5 में से 4 है, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप करना। नेक्स्ट है, अद्भुत रस का क्या स्थायी भाव होता है। तो अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय होता है स्थायी भाव। तो इस तरीके से हमारा ये वाला हो गया। अब हमारे पाठ्य पुस्तक वाला स्टार्ट हो गया, और ये जो है हमारा
नेताजी के चश्मा वाला गद्यांश पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिलेंगे है नहीं, आपको डायरेक्टली अगर आपको आता होगा तो ही होगा, लेकिन अगर आपने टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कहेंगे। प्रयुक्त गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? देशभक्त जो है ना पूरे आप इस चैप्टर में देखोगे कैप्टन चश्मे वाले को की जो है सबसे ज्यादा दिखाया गया है। नेक्स्ट है पांड वाले की कौन सी बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी? तो जब उन्होंने एक देशभक्त का मजाक उड़ाया तब उन्हें वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कैप्टन चश्मे वाले को कहता है वो लंगड़ा पागल है, पागल क्या फौज में जाएगा एंड ऑल, ये जब ये बात बोलता है तो उसको जो है बहुत ही बुरा लगता है। तो जब वो एक देशभक्त का मजाक उड़ाता है तो ठीक है ना, सेकंड का आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चश्मे वाले एक बंद दुकान के सहारे अपना बास क्यों टिका रहा था? उसके पीछे का क्या रीजन था? क्योंकि उसको अपनी कोई भी दुकान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? ठीक है ना, वो ये पूछना चाहते थे कि बेसिकली ये चश्मे वाले को कैप्टन कहते क्यों है, ठीक है ना। तो लोग उन्हें कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उनमें देशभक्ति की बहुत ज्यादा भावना थी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हवलदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? अब क्यों नहीं कर सके? क्योंकि कैप्टन पान वाले ने इस बारे में बात करने से ही मना कर दिया। ठीक है, पान वाले की तो अलग ही कैरेक्टर इसमें दिखाया गया। खैर अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत वाले बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? आखिरी निर्णय वही था पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत में किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? तो अत्यधिक मुग्ध थे वो उनकी गायन, उनके मधुर गान पे थे। ठीक है ना, तो आपका ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो है, अब इसके अंदर जो है आपको दे रखा है और यहाँ पर जो है ये वही परशुराम और राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद है उसमें से दिया हुआ है ये काव्यांश। लेकिन क्वेश्चन हम आराम से निकाल सकते हैं। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा था? तो राम ने उनसे ये कहा था कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। तो आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयंवर में जो धनुष टूट गया वो धनुष किसका था? तो वो धनुष किसका था? शिव जी का था। ठीक है ना, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का था। नेक्स्ट है शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हो गए? तो क्रोधित होने के पीछे रीजन ये था क्योंकि परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष बहुत ही ज्यादा प्रिय था। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भृगुकुल केतु किसे कहा गया? तो भृगुकुल केतु जो है वो बोला गया था परशुराम जी को। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो उसने सहस्त्रबाहु जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उससे उनकी तुलना की गई है। अब आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन रहेगा, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो जब वो कृष्ण वापस आते हैं दोबारा से तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति सीख कर आ गए हैं वापस। तो ये श्री कृष्ण ही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? तो व्यंग कसते हुए भाग्यशाली किसको बोला है? उद्धव को बोला है। और क्यों बोला है? मतलब व्यंग कसते हुए बोला है। वैसे मतलब कि ये नहीं कहा भाग्यशाली, बल्कि कहा कि तुम तो मतलब कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम से अछूते रहे हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से ही ना गाइस आपके क्वेश्चन आएंगे। आप उनको कुछ नहीं ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, आप आराम से 40/40 स्कोर करोगे। और कल जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे भी कि हाँ इस बार हम पूरा पेपर अच्छे तरीके से करके आए हैं। और अगर अब तक आपने ये टॉप 100 MCQ क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है हिंदी ए वाले बच्चे तो वो ज़रूर देख लीजिए। और साथ में फुल हिंदी ग्रामर की वीडियो, अगर आपने उन दोनों को ही देख लिया ना तो आपका काम एकदम बन जाएगा। वीडियो को बस लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लेनी है ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।